गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? और काफ़ी दिनों के बाद आज हम वीडियो ला रहे हैं। लगभग 7-8 दिन हो गए हैं ना। काफ़ी लोगों का फ़ोन आया कि सर आपने ज्योमेट्री स्टार्ट करा दी और अब बीच में ही छोड़ दी। तो मैं आपको बता दूं, यदि हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कराई है तो हम पूरी की पूरी ज्योमेट्री करेंगे, है ना। पहला वीडियो ज्योमेट्री का आ चुका था, आज हम थोड़ा सा उससे आगे चलेंगे। उस दिन मैंने रेखाओं के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड के बारे में और कुछ कोणों के बारे में बता दिया था। कौन कौन से? एक तो मैंने बताया था कि शून्य कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है शून्य कोण कहलाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि न्यून कोण क्या होता है, तो वह कोण जिसकी माप 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम हो तो वो न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद समकोण। समकोण के लिए मैंने कहा था कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, एग्जैक्ट 90, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो वो समकोण कहलाएगा। इसके बाद मैंने कहा था कि अधिक कोण है, तो अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहते थे। उसके बाद मैंने कहा था कि ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या होता है, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होती है, ऋजु कोण कहलाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक पुनर्युक्त कोण था, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण या व्रत कोण। तो वो क्या होता है, तो जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो, 360 डिग्री से कम हो, तो मैंने कहा था वो प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त या व्रत कोण कहलाएगा। और वह कोण जिसकी माप फिक्स 360 डिग्री हो तो वो कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो ये कोणों के प्रकार मैंने समझा दिए थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं उसमें। एक होता है पूरक कोण। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री हो, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं एक आकृति बना के दिखाऊं, ये कोण 90 डिग्री है ना। ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। अब मैं इसमें दो कोण बना दूं, मान लो ये कोण 40 डिग्री का बना दिया, तो ये कितने का रह गया, 50 डिग्री का, क्योंकि दोनों को मिलकर 90 होना है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना है, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरक कोण दो ऐसे कोण हैं जिनका योगफल 90 है। तो 90 में से एक कोण 40 का है तो दूसरा कितने का रह जाएगा, 50 डिग्री का, है ना। तो 40 का पूरक क्या है, 50, और 50 का पूरक क्या होगा, 40। जैसे मैं कहूँ कि 20 डिग्री का पूरक क्या होगा, 20 डिग्री का पूरक कोण, तो हम जानते हैं कि 90 में से 20 माइनस कर लेंगे तो कितना रह जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो जिस कोण का पूरक कोण निकालना है उसे 90 में से माइनस कर देंगे। तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। पूरक के बाद अगला जो कोण है वो है हमारा संपूरक कोण, है ना। अगला है पूरक के बाद संपूरक कोण। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, तो पूरक में मैंने ये कहा था कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो। संपूरक के लिए क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल कितना हो, 180 डिग्री, तो हम ये कहते हैं कि वे एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। जैसे मैं एक आकृति बना दूं, मान लो यहाँ कोण बना है 180 डिग्री का, पूरी एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है। यदि मैं यहाँ एक कोण बना दूं, मान लो मैंने 70 डिग्री का कोण बना दिया,
तो इधर कितने का रह गया ये 110 का, क्योंकि दोनों को मिलके 180 होना है, एक सीधी रेखा है ना। तो जब दो कोण मिलके 180 डिग्री के हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि 70 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, समपूरक कोण बताइए। तो 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से 70 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 110 डिग्री। यानी जिस कोण का समपूरक कोण निकालना है उसे 180 में से घटाकर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दो कोण जब मिलके 180 के होते हैं तभी एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 10 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, 10 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे 180 में से 10 को माइनस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 170। ठीक है, जिस कोण का संपूरक कोण पूछा है उसे 180 में से माइनस करके लिख देंगे। तो ये पूरक और संपूरक हो गया, आप नोट कर लो आराम से। आराम से नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक आकृति पे आते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक आकृति के बारे में पूछा जाता है। मैं एक आकृति बनाऊं जिसमें मुझे बनानी है एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है तिर्यक रेखा? जैसे दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, समांतर भी हो सकती हैं और असमांतर भी हो सकती हैं, है ना, वो अलग कंडीशन है। समांतर भी हो सकती है और असमांतर भी। तो दो रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, मान लो इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है, तो इस तीसरी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तो इसमें ये तिर्यक रेखा है, या तिर्यक छेदी रेखा भी कह सकते हो। तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा एक ही बात है। ठीक है, क्या परिभाषा है इसकी, सुनना ध्यान से। यदि दो रेखाओं को, दो से अधिक भी हो सकती थी, यदि दो रेखाओं को एक ऐसी रेखा जो इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, यदि दो या दो से अधिक रेखाओं को एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो रेखा है तीसरी वाली, ये तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, यदि दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, जैसे इस रेखा को ये यहाँ काट रही है और इस रेखा को यहाँ काट रही है, तो हम ये कहते हैं कि तीसरी रेखा क्या है, इसकी तिर्यक छेदी रेखा है या तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, जैसे एक यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण बनेगा, यहाँ एक कोण, यहाँ एक कोण। तो इन कोणों में भी नाम है, जैसे मान लो इस कोण का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन कोणों में कुछ नाम है, जैसे कुछ तो कोण होते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब बाह्य कोण कौन कौन से हैं, ये दो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इनके बाहर इधर और इधर, तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये कौन से हैं, बाह्य कोण हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। ठीक है, ये कैसे हैं, बाह्य कोण हैं, 1, 2, 7 और 8। यदि हमसे ये पूछा जाए कि अंतः कोण कौन कौन से हैं, अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, तो देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः कोण। जो दोनों रेखाओं के बाहर है वो बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल, और जो दोनों कोण रेखाओं के अंदर है उन्हें क्या कहते हैं, अंतः कोण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा संगत कोण, संगत कोण इंग्लिश में कहते हैं
करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा कोण किसके संगत है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मिटा दूं, क्योंकि बाह्यकोण अंतःकोण तो आ ही गया होगा। संगत कोण की बात कर लेते हैं। ठीक है, संगत कोण कौन सा होता है, तो इस एक का संगत होता है ये 5 कोण, एक का संगत कोण कौन सा है, कोण 5। हमसे कोई पूछे कि इसका संगत कोण कहाँ होगा, तो इसका संगत कोण बनेगा यहाँ पर। यानी मैं ये कहूँ कि कोण 2 का संगत कोण होगा कोण 6। ठीक है, कोण 3 का संगत कहाँ बनेगा, ये इस जगह पर। तो कोण 3 का संगत कोण होगा कोण 7 और कोण 4 का संगत होगा कोण 8। कोण 4 का संगत होगा कोण 8। ठीक है, फिर बताऊं मैं, कोण 1 का संगत होगा कोण 5। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण 5 का संगत होगा कोण 1, कोण 2 का होगा कोण 6, 6 का होगा 2, कोण 3 का कोण 7, कोण 7 का कोण 3, कोण 8 का कोण 4, कोण 4 का कोण 8। अब जगह याद रखिए, इस जगह का यहाँ बनेगा, इस जगह का यहाँ बनेगा, इस जगह का यहाँ बनेगा और इस जगह का यहाँ बनेगा। ये होगा संगत कोण। ठीक है, संगत कोण कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, कभी कभी बराबर नहीं भी होते हैं। कब बराबर होते हैं, यदि प्रश्न में हमें ये दे दिया जाए कि ये जो दो रेखाएं हैं, रेखा एल और एम, यदि ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो हम ये कहते हैं कि संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण बराबर होने के लिए शर्त क्या है कि इन दोनों रेखाओं को समांतर होना पड़ेगा। यदि दो रेखाएं समांतर हैं एल और एम, तो हम ये कहते हैं कि संगत कोण बराबर होंगे। इसका उल्टा भी सत्य है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। यानी संगत कोण बराबर होने पर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, या दो रेखाएं समांतर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गए दोनों संगत कोण। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, अंतः मतलब केवल अंदर वाले कोण देखने हैं। अंतः एकांतर कोण कौन कौन से हैं, तो कोण 3 का अंतः एकांतर 5 बनेगा, कोण 3 का क्या बनेगा, कोण 5। और कोण 4 का अंतः एकांतर होगा इधर, कोण 6, कोण 4 का कोण 6। इस तरह से आकृति बनाते हैं, इस तरह से, है ना। इधर वाले का अंतः एकांतर इधर वाला होगा। ठीक है, ऐसे बन जाए तो इधर वाले का अंतः एकांतर इधर वाला होगा। ठीक है, तो कोण 3 का कोण 5 है, कोण 4 का कोण 6 है, अंतः एकांतर। ये भी कभी कभी बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, यही शर्त है कि यदि एल और एम समांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इनके बराबर होने के लिए क्या शर्त है कि एल और एम को समांतर होना पड़ेगा, ये दो रेखाएं समांतर होंगी। उल्टा भी सत्य है कि यदि दो कोण अंतः एकांतर कोण बराबर हैं, यदि दो अंतः एकांतर कोण बराबर हैं तो हम ये कहते हैं कि एल और एम समांतर होंगे। ठीक है, या एल और एम समांतर है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। यहाँ पर यदि मैं संगत कोण के अलावा, अंतः एकांतर कोण के अलावा शीर्षाभिमुख कोण भी बताना चाहूँ, कौन से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो शीर्षाभिमुख कोण भी यहाँ बता सकते हैं। कैसे, एक का शीर्षाभिमुख होगा 3, कोण 1 के बराबर होगा कोण 3। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, कोण 4। कोण 5 का होगा कोण 7 और कोण 6 का होगा कोण 8। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोण होते हैं जो सदैव बराबर होते हैं, सदैव। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये बराबर नहीं हो। मैं लिख देता हूँ, ये सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें रैखिक युग्म भी होता है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म क्या होता है, ऐसे दो आसन्न कोण या ऐसे दो कोण जो मिलके 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं इंग्लिश में, है ना, लीनियर पेयर। तो ऐसे दो कोण जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं या एक सीधी रेखा बनाते हैं, वे दोनों कोण मिलके क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म।
जैसे यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 रेखिक युग्म के कोण हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? रेखिक युग्म के कोण। 2 और 3 भी रेखिक युग्म के कोण है क्योंकि सीधी रेखा n बना रहे हैं। 3 और 4 भी रेखिक युग्म के कोण है, और 4 और 1 भी रेखिक युग्म के कोण है। ऐसे ये भी रेखिक युग्म के कोण है, 6 7 7 8 8 5 5 6, है ना। तो ऐसे दो कोण जो मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं वे रेखिक युग्म के कोण भी होते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलें तो इन पर कुछ सवाल भी आते हैं, है ना। सवाल क्या क्या आते हैं मैं बताऊं। तो सबसे पहले रेखाएं और कोण वाला टॉपिक ही चल रहा है ना, रेखाएं और कोण। तो उस पर सवाल क्या क्या आ सकते हैं या किस तरह के सवाल अभी तक आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक सवाल है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कोण न्यून कोण है? निम्न में से कौन सा कोण न्यून कोण है? तो हम ये जानते हैं कि न्यून कोण कौन सा होता है? जिसकी माप 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। तो इस सवाल में जो ऑप्शंस थे तो वो थे 70, 75, 30 और 95। 70 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री और 95 डिग्री। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि न्यून कोण कौन सा, निम्न में से कौन सा न्यून कोण है? गलत लिखा है, कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है, ऐसे प्रश्न होना चाहिए, नहीं है ना। तो नहीं है होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 70 डिग्री भी न्यून कोण है, 75 भी न्यून कोण है, 30 डिग्री भी न्यून कोण है। तो कौन सा न्यून कोण नहीं है? 95 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 से यदि कोई कोण बड़ा है, 90 से लेके 180 के बीच में है, तो फिर वो अधिक कोण होता है। तो कौन सा कोण न्यून कोण नहीं है, ऐसे होना चाहिए। नहीं कर लेना यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 95। 95 न्यून कोण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अधिक कोण है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको मिटा दूं, चलो। अगला एक प्रश्न है, ढाई समकोण में कितनी डिग्रियां होती है, कितनी डिग्री होती है? डिग्री होती है। तो ढाई समकोण में डिग्री बतानी है हमको। तो हमें पता है एक समकोण में कितनी होती है? 90 डिग्री। एक समकोण का मतलब होता है, एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। आप देखो, एक समकोण में यदि 90 है तो दो समकोण में कितनी होगी? 90 दूनी 180, दो समकोण मतलब 180, और ढाई मतलब आधा। आधा मतलब यहाँ से यदि एक समकोण 90 है तो आधा होगा 45, तो 45 और जोड़ दें तो 180 और 45 225, यानी 225 इस सवाल का आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है, या एक तरीका ये है कि एक समकोण का मान 90 है और हमसे ढाई समकोण का मान पूछा गया है, तो ढाई को हम लिख सकते हैं 5/2। 5 का आधा होता है ढाई, 5/2, तो गुणा कर दो, भाग देते हैं 45 दूनी 90 और 45 पंजे 225। तो हम ये कह सकते हैं कि 225 डिग्री होंगी ढाई समकोण में। ठीक है, एक समकोण में 90 डिग्री, तो ढाई समकोण में 225 डिग्री। ऐसे ही एक प्रश्न है, ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या है। ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण, ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियां हैं। तो कितनी डिग्रियां हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि ढाई समकोण में कितनी हो गई? 225। एक पूर्ण कोण और है, तो पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? पूर्ण कोण कह दें हम या संपूर्ण कोण कह दें, एक ही बात है। चाहे पूर्ण कह दें चाहे संपूर्ण कोण कह दें, तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो टोटल कितना है ये पूछा है, तो 225 ये है, 360 ये है। 225 और 360 का टोटल हो जाएगा कितना? 5 6 और 2 8 3 2 5, 585 डिग्री, 585 डिग्री, 585 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक बंद वक्र का उदाहरण है ना? चार आकृतियां बनी गई हैं, उन चारों में से बंद वक्र बताना है। तो पहली आकृति है इस तरह की, दूसरी आकृति है इस तरह की है, तीसरी आकृति है कुछ इस तरह की, और चौथी आकृति है इस तरह की। अब इन चारों में से मुझे बंद वक्र बताना है। बंद वक्र, तो बंद वक्र वो होते हैं जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे ये है, ये तो सब तरह से खुला है, ये भी खुला है, ये भी यहाँ से खुला है, तो बंद वक्र कौन सा होगा? ये वाला। देखो मैं त्रिभुज बना दूँ तो ये एक बंद वक्र हो जाएगा। यदि इस त्रिभुज को ऐसे बना दूँ ये तो पहली बात तो ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि त्रिभुज भी एक बंद आकृति होती है, तो ये त्रिभुज नहीं है, तो ये खुला वक्र हो गया, है ना। बंद वक्र का मतलब जो सब तरह से बंद हो, चारों तरफ से बंद हो। तो ये तो खुला वक्र है, तो ये बंद वक्र नहीं है, तो ये बंद वक्र है। मैं ऐसे बना दूँ तो ये भी एक बंद वक्र होगा, जबकि यहाँ ऐसे कर दूँ ऐसे, तो ये बंद वक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से खुला हुआ है। तो बंद का मतलब जो सब तरह से बंद हो, सब तरफ से बंद हो, ये बंद वक्र है। मैं पंचभुज बना दूँ, ये एक बंद वक्र है। मैं षटभुज बना दूँ तो एक बंद वक्र है ना। तो बंद का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो वो होती है बंद वक्र। बात करें अगले प्रश्न की, तो बंद और खुला ये दोनों वक्र आने चाहिए आपको। खुला मतलब जो किसी एक तरफ से या दोनों तरफ से या ज़्यादा तरफ से खुला हो, वो होता है खुला वक्र। बंद का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, हर तरफ से बंद हो, वो होगा बंद वक्र। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, यदि दो पूरक कोणों का अंतर, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी? दोनों कोणों की माप क्या होगी? मतलब मुझे दोनों कोणों की माप बतानी है। तो कैसे मैं निकाल सकता हूँ कब? जबकि दो पूरक कोणों का अंतर 15 है। तो मैंने ये कहा था कि पूरक कोण वे कोण, ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 डिग्री है। जैसे मैं मान लूँ कि जैसे आकृति बनाऊँ तो इस तरह की आकृति होती है। मान लो ये कोण x का है और ये कोण y का है, तो दोनों को मिलकर कितने का होना पड़ेगा? 90 का। तो मैं मान लेता हूँ कि एक कोण x है और एक y है, तो दोनों का योगफल कितना होना है? 90। और अंतर 15 का है, तो मैं मान लूँ ये x और ये y, इन दोनों का अंतर कितना है? 15। तो दो समीकरण बन जाएंगे, इनको सॉल्व करके हम दोनों कोणों की माप निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करें। जैसे y से y कैंसिल आउट, x और x 2x, 90 और 15 105, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 105/2, और 105/2 कितना होता है? 52.5 डिग्री, है ना। 52.5 डिग्री को हम कहते हैं 52.5 या 105 का आधा। अब मुझसे दूसरा यदि कोण पूछा गया है तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दूंगा। जैसे यहाँ रख दूँगा x की वैल्यू कितनी है? 52.5 डिग्री प्लस y इक्वल 90। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस के 52.5। ठीक है, घटा लो कितना आएगा? 90 में से जब 52.5 घटाओगे तो आएगा 5, 7, 3, 37.5, है ना। 5 और 5 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, 37.5। तो इस सवाल का आंसर आ गया 52.5 और 37.5, 52.5 और 37.5। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है 52.5 को 52 सही 1/2, तो 52 सही 1/2 भी 52.5 ही होता है।
और इसको लिखा गया है 37 सही 1/2, तो वो कोई बात नहीं है, इसको भी हम 37 सही 1/2 लिख सकते हैं। 37.5 का मतलब 37 सही 1/2 भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 52 सही 1/2 है, ये 37 सही 1/2 है। अगले प्रश्न की बात करें, पूरक कोणों का योगफल 90 और अंतर 15, दो समीकरण बना के हमने सॉल्व कर दिया। चलो अगले कोण की बात करते हैं। यदि पूरक कोण की जगह संपूरक कोण होता तो हम योगफल 180 रख देते, क्योंकि दो कोणों का योगफल जब संपूरक होता है 180 डिग्री होता है, तभी एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। उसके कोटि पूरक कोण का, कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, 3 गुना है। और पूछा है हमसे कि उस कोण का मान क्या होगा, उस कोण का मान हमसे पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण तो मैंने पढ़ चुका हूँ कि वे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक शब्द आ गया कोटि पूरक कोण, तो मैं आपको बता दूं कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात है। पूरक कोण ही कोटि पूरक कोण होता है, और संपूरक कोण को हम अनुपूरक कोण भी कह सकते हैं। अनुपूरक या संपूरक एक ही बात है, कोटि पूरक या पूरक एक ही बात है। तो मान लो कि कोण है x, मान लिया कि कोण कितना है x। अब उसने कहा एक कोण का संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा। तो हमें पता है कि जिस कोण का हमें संपूरक कोण निकालना है उसे 180 में से घटा देते हैं, तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x। और यदि मैं इसका कोटि पूरक कोण निकालूं कि x का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो x का कोटि पूरक कोण कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया कि जिसका कोटि पूरक या पूरक कोण निकालते हैं उसे 90 में से घटा देते हैं। तो संपूरक कोण तो हो गया 180 माइनस x और पूरक कोण हो गया 90 माइनस x। शर्त ये है कि संपूरक कोण कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, यानी ये 3 गुना है इसका। तो मैं यदि इसमें 3 का गुणा कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। संपूरक कोण कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, मतलब ये तो 3 गुना है ही, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस x इक्वल 9 × 27 270 माइनस का 3x, 3 का x से मल्टीप्लाई, 3x को इधर लाए तो माइनस का x प्लस को जाएंगे 3x 270, 180 को उधर ले गए माइनस का 180, तो कुल मिला के घटा के 2x बराबर आ जाएगा 90। 2 से काट दो, 45 दूनी 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। और यही हमसे पूछा था, x की वैल्यू क्या होगी 45। वैसे भी मैं बताऊँ ऑप्शन के हिसाब से, जैसे हम कोण को 45 डिग्री मान लें, ठीक है, मान लो कि आंसर 45 है, तो इसका संपूरक क्या होगा, तो 45 डिग्री 180 में से कम की जाए तो आएगा 135, और इसका पूरक क्या आएगा, तो 90 में से 45 कम किया जाए तो आएगा 45। आप देख लो 45 का 3 गुना है 135, तो संपूरक कोण पूरक कोण का या कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। इसका मतलब है कि 45 डिग्री हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। नोट कर लीजिए आप।